इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से एक बेनिफिट ये होगा कि हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड द फैनेटिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 रुपीज ऑन अ हॉलीडे। 10 रुपीज ये रॉन्ग है, यहाँ पे 10 रुपीज की जगह क्या होगा, 10 यूरो। 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे। ये हमारा लेसन 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है लेसन 1 से, द पेस्ट फॉर लिविंग। इसका आंसर होगा द नरेटर्स वाइफ। आर्ची हचिंसन वॉज एन, आर्ची हचिंसन कौन थे, एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। इसका आंसर है बी और इसका सी। हाउ मेनी गर्ल्स अकॉर्डिंग टू हचिंसन वर देयर इन द फिल्म। फिल्म में कितनी लड़कियां थी। हाउ मेनी गर्ल्स अकॉर्डिंग टू हचिंसन, आर्ची हचिंसन के अकॉर्डिंग इस लेसन में जब हम रीडिंग कर रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें कितनी, फिल्म में कितनी एक्ट्रेस थी, कितनी गर्ल्स थी। इसमें 3 गर्ल्स थी। तीनों का नाम भी आप जानते हैं। दिस ट्राइब डिड द अदर बिलोंग, अदर किस ट्राइब से बिलोंग करते थे। वो फास्ट थिंकर थे, स्लो थिंकर थे, स्टडी थिंकर से, नॉन ऑफ दिस। वो कैसे थे, स्लो थिंकर से। इन्होंने वो स्लो थिंकर ट्राइब है, इसलिए मेरा भी जो थॉट है, थिंकिंग है, वो स्लो है। इसलिए मैं मूवी को जब देखने बैठता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कौन सी एक्टर है, फर्स्ट वाली है या सेकेंड वाली है। उनकी वाइफ ये क्लियर करती है कि नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों अलग अलग गए। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द अथर वॉज इज एन कॉर्न मर्चेंट। में इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर है, जिस द ऑथर था, जिसे ऑथर ने देखा था, वॉज एन कॉर्न मर्चेंट। वो कैसे कॉर्न मर्चेंट है, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, हैंडीकैप्ड है, यंग है या डायबिटिक है। नो, he is a elderly corn merchant. William Cowper may be said to be giving in his poem a foretaste of the poetry of. Foretaste मीन्स क्या होता है, foretaste मीन्स एक्सपीरियंस या उनके जैसा। जैसे विलियम कॉपर में भी सेड टू बी गिविंग इन दिस पोएम, अपने पोएम में जो वो कहना चाहते हैं, वो जो बोलना चाहते हैं, वो foretaste ऑफ द पोएट्री, किसके एक्सपीरियंस या किसके थॉट से मिलता जुलता है। तो इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ का जितना भी आप बुक या पोम पढ़ेंगे, उस पोम में ज्यादातर एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नेचर। Wordsworth also shows the same respect of rural life, common people, and the lovely and quiet atmosphere. And same like that, William Cowper also maybe had same features in this poem. On तो करेक्ट आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ और यहाँ पे एल्डरले। On hearing the songs of the towns, on hearing the songs of the towns, singing birds like the are afraid and go away. कौन सी इसमें बर्ड्स है जो ये जो शहर के गाने को, सॉन्ग्स को सुनकर या शोर शराबे को सुनकर वो यहाँ से भाग गई है, डर के वो यहाँ से दूर चली गई है, वो बर्ड्स है आपका। कौन सी बर्ड्स है इसमें, पैरोट है, थ्रश है, ककूस है, स्पैरो है। ककूस नहीं है, पैरोट का भी यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। थ्रश एक स्मॉल बर्ड्स होती है और यही जो है यहाँ से छोड़कर चली गई है, किससे, कंट्री। डू यू फाइंड द हेल्थ एंड वर्च्यू, तो कंट्री में हम कहाँ पाते हैं, कंट्री, टाउन, हिल्स एंड सिटीज, तो हम कहाँ पाते हैं, कंट्री में पाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन, पोएट के अकॉर्डिंग शहर किसने बनाया। लेसन के अकॉर्डिंग तो हमको पता ही है कि गॉड मेड द कंट्री, यानी गॉड ने बनाया है। तो टाउन किसने बनाया, टाउन किसने बनाया है, मैन। गॉड तो कंट्री बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ द प्रेमचंद वाज बैन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा है वर्क है जो मुंशी प्रेमचंद जी का वर्क है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था। गोदान, प्रतिज्ञा, सोजे वतन, गबन। देखिए इसमें गोदान, प्रतिज्ञा और गबन ये तो करेक्ट है, ये इसमें गवर्नमेंट द्वारा बैन नहीं किया गया था। लेकिन एक सोजे वतन जो है, सोजे वतन को बैन किया गया था। ये 1908 में पब्लिश हुआ था सोजे वतन, और उसी समय गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया था। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है सोजे वतन का, इसका वर्ड मीनिंग होता है देश का मातम। सोजे वतन में देश का मातम। और इसमें 4 कहानियां हैं, सॉरी इसमें 5 कहानियां हैं। फर्स्ट कहानी का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दूसरा है शेख मखमूद, तीसरा है यह मेरा वतन, चौथा है शोक का पुरस्कार, पांचवा है सांसारिक प्रेम। ये उर्दू में लिखा गया था, ये जो सोजे वतन है उर्दू में लिखा गया था।
और इसी को गवर्नमेंट सरकार ने इसको बैन किया था और उसके बाद सरकार ने इसे जब्त कर लिया था और हम ही जिला कलेक्टर ने इसे देशद्रोही करार दिया और सारी प्रतियां जलाकर नष्ट कर दिया था। इसके बाद नवाब राय से वे प्रेमचंद्र बन गए थे। पहले इनका नाम नवाब राय था लेकिन इसके बाद से वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से जाने लगे। और हाँ, हु वाज हल्कू? हल्कू कौन है? ये वॉशरमैन है, सुपरवाइजर है, एंटीनेट फॉर्मर है और बिजनेसमैन है। पहले मैं बता दूं, वॉशरमैन जो है कपड़े धुलते हैं, सुपरवाइजर जानते ही होंगे, बिजनेसमैन भी जानते हो और टीनेट फॉर्मर में से होता है जैसे फॉर्मर किसान तो रहते हैं वो, बट वो टीनेट रहते हैं, उनका खुद का अपना फील्ड नहीं होता, अपना खेत नहीं होता, वो दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं, वैसे को हम टीनेट फॉर्मर कहते हैं। और पूस की रात में ही ये कैरेक्टर हम पाएंगे। हल्कू हल्कू क्या रहता है? एक टीनेज फॉर्मर रहता है, इसको कहते हैं किराएदार कृषक और ये नॉवेल है। और 13 क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द ऑथर ऑफ इकोलॉजी बुक्स के ऑथर कौन है? इसके ऑथर है जॉन लैक्सो। जॉन हचिंसन, नो, रॉन्ग। टोनी मॉर्सन, दैट इज रॉन्ग। महादेव वर्मा, नो। जॉन लैक्सो जो है, जॉन लैक्सो ये ऑथर है मी एंड द इकोलॉजी बुक्स के। विच रूट डज द जॉन लैक्सो फॉलो? जॉन लैक्सो कौन सा रूट फॉलो करते थे? फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट, ग्लोबल रूट। इसमें मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि पेपर रूट होता क्या है। पेपर रूट का मतलब ये नहीं होता है कि पेपर कमाल, पेपर कमाल में इसका मतलब होता है कि जो न्यूज़पेपर और जॉब ऑफ रेगुलरली डिलीवरिंग न्यूज़पेपर, उसी को बोलते हैं पेपर रूट। जो इट इज हार्ड टू गेट वर्क एनवायरमेंट, हार्मोनी, फॉरेस्टेशन, इकोलॉजी। इट इज हार्ड, ये बहुत मुश्किल से पाएंगे लोग इसके लिए कुछ करते हैं। वो किसके लिए है? इकोलॉजी। इस लेसन में हमने पढ़ा है मी एंड द इकोलॉजी बिट्स में अकॉर्डिंग टू जॉन लैक्सो ने बताया कि आपको बहुत कुछ करते हुए लोग मिलेंगे लेकिन इसके लिए, इकोलॉजी के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बातें करेगा। द नरेटर इन मी एंड द इकोलॉजी बिट आस्क्ड हिज मदर टू सेव। नरेटर ने अपने मदर को क्या सेव करने के लिए बोला? जब वो अपने घर में गया तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मिक्सर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, उन्होंने उनको मना किया और बोला कि मदर सेव टू योर इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की हमें बचत करनी चाहिए। विच वर्ड इन द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट्स इज नोन एज फिल्म? फिल्म मीन्स क्या होता है? गंदा, बदबूदार, किसी भी गंदे बदबूदार को। जैसे इसका आंसर क्लियर है, गार्बेज। 11 का है सी, 12 का है बी, और 13 है पेपर रूट, 14 इकोलॉजी, 15 इलेक्ट्रिसिटी, 16 गार्बेज। To whom did the author tell that you should not burn the leaves? किसे author ने कहा है कि हमें गार्बेज नहीं जलाना चाहिए? देखिए, जॉन लैक्स जब घर जाते हैं तो अपने फ्रेंड के घर, मिस्टर विलियम्स के घर, तो वो जनरली वो क्या करते थे? प्रिटेंड करते थे, बहाना करते थे कि मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन वो घर पे थे, अपने घर के बैक साइड में वो कुछ गार्बेज इकट्ठा करके उसे जला रहे थे और जलाने से आप तो जानते हैं कितना एयर पॉल्यूशन होता है। तो उन्होंने ऑथर ने उन्हें मना किया था लिप्स को जलाने से। किसको? मिस्टर विलियम को। मिस्टर विलियम को जलाने से मना किया था। 17 का आंसर है डी। हु रोट द पोम ओड ऑन सॉलिट्यूड? ओड ऑन सॉलिट्यूड किसने लिखा है? हु इज द कंपोजर ऑफ दिस पोम ओड टू सॉलिट्यूड? फर्स्ट आंसर है अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप is a essay writer, translator ऑफ 18th सेंचुरी। ये पोम कब लिखा गया था? ओड ऑन सॉलिट्यूड जब वो 12 इयर्स के थे, तो 12 इयर्स में ही उन्होंने ये पोम लिखा है। और किस सेंचुरी में लिखा गया है? 18th सेंचुरी में। ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेलेपन पर। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड, आसानी से किसके? घंटे, दिन और साल आसानी से बीत जाते हैं। किसके? फॉर हैप्पी मैन के। तो कैसे बीत जाते हैं? हार्डली, मुश्किल से बीतते हैं, क्विकली, जल्दी से बीतते हैं, सॉफ्टली और टेंसली। कैसे बीतते हैं? जो हैप्पी मैन होते हैं उनके जो टाइम है, आवर्स है, डेज है, ईयर है, वो क्विकली यानी फास्टली बीत जाते हैं। द पोएट Alexander Pope does not want anything to mark the place where he is sleep. जो अगर आप अच्छे से नींद ले पा रहे हैं यानी आपके अच्छे टाइम चल रहा है, यानी स्लीपिंग इज मस्ट फॉर योर लाइफ। गुड स्लीपिंग इज मस्ट। क्विकली, who is the correct article? He was university teacher.
वो क्या है? यूनिवर्सिटी टीचर है। ही वॉज यूनिवर्सिटी टीचर। देखिए यहाँ पे यू क्या है? यू देखने में तो है तो वो वे, बट हम इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। तो यू लिखते हैं। ये हमारा यू क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से पहले क्या यूज करते हैं? ही वॉज अ यूनिवर्सिटी टीचर। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यू वोवेल है इसलिए तुरंत एन लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे होगा क्या? होगा। ही वॉज यंग सन गोज टू स्कूल रेगुलरली। अब यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है और एंड द, नो आर्टिकल। मैंने इसको क्लास में डिस्कस किया है कि स्कूल से अगर स्कूल जाया जाता है प्राइमरी पर्पज, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या चर्च हो, अगर उसके प्राइमरी पर्पज के लिए जाया जाता है तो हम उससे पहले द का यूज नहीं करते हैं। तो स्कूल बच्चे क्या करने जाते हैं? हिज यंग सन गोज टू स्कूल, गोज टू गोज टू स्कूल रेगुलरली, यानी वो रेगुलर स्कूल जाता है। तो जाहिर सी बात है पढ़ने जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग का रिपेयर तो करने जा नहीं रहा है। यहाँ पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ सेकेंडरी पर्पज से कोई जा रहा है तो हम आर्टिकल का यूज द का करते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, चर्च है। चूज द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स कमिंग। देखिए हम जब एज वेल एज आ गया, जब एज वेल एज का जब यूज करता है तो हमें ये देखना चाहिए कि इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम क्या लिखेंगे? आ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज। हमें इसको देयर मदर्स यानी सेकेंड सब्जेक्ट को नहीं देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के हमें क्लियर करना है कि हमारा वर्ड कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल। हमारा सब्जेक्ट कैसा है? द बॉय। सिंगुलर प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। 23 का ऑप्शन है बी। नो न्यूज, गुड न्यूज। अब नो न्यूज, न्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। न्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज का। न्यूज सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ इज का यूज करेंगे। जैसे फिजिक्स लास्ट में एस है, उससे ये नहीं होता है कि वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, वो सिंगुलर ही रहेगा। न्यूज में एस लगा है बट ये न्यूज क्या है? सिंगुलर। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हमें इस सेंटेंस में 25 और 26 में प्रीपोजिशन का यूज करना है। एम केयरफुली द टारगेट। एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है एट। एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट यूज होता है। एम के साथ टू का भी यूज होता है, लेकिन एम टू या एम के साथ फॉर का भी यूज होता है, लेकिन ये एम टू और एम फॉर क्या है? एक फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब होता है। ये प्रीपोजिशन नहीं होता, एक फ्रेजल वर्ब होता है, लेकिन हमें प्रीपोजिशन यूज करना है तो एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। My elder brother always stands me up, off, on, by. My elder brother always stands me. Always stand के साथ हम up का यूज करते हैं, stands up, लेकिन कब करेंगे? जब stands up के बाद क्या यूज होगा? for रहेगा। फॉर मी, मेरे लिए वो खड़ा रहता है। तो स्टैंड अप का यूज कब करेंगे? जब यहाँ से इससे पहले फॉर होगा। मैं अगेन इसको लिख दे रही हूँ, अप स्टैंड्स अप फॉर मी। अगर एग्जाम में आ गया फॉर मी तो हम क्या यूज करेंगे? अप का, लेकिन यहाँ पे स्टैंड मी, स्टैंड बाई होगा, इसके साथ हम स्टैंड बाई का यूज करेंगे। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड बाई मी, वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है या मेरे सपोर्ट में हमेशा वो खड़ा रहता है। अगर हम फॉर नहीं है तब हम क्या यूज करेंगे? या फॉर नहीं है तो बाई का यूज करेंगे। अगर फॉर है तब क्या यूज करेंगे? अप का। वो मेरे साइड से खड़ा रहता है, मेरे तरफ से, यानी मेरी तरफदारी करता है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंसेस द लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल। कैनल मीन्स नहर होता है। और यहाँ पे देखिए एक्टिव से पैसिव चेंज करने में क्या करते हैं? ये हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। और टेंस कौन सा है? वर डिगिंग, यानी वर डिगिंग। वर डिगिंग यानी हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। अ कैनल, अ कैनल, अ कैनल यहाँ से है, अ कैनल, ए कैनल, यानी यहाँ पे वाज है, दो टेंस में वाज है, यहाँ पे हैड है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इज है तो रॉन्ग है, ये दो तो ऐसे निकल गया। अ कैनल, अ कैनल, ये वाज डब है, इसमें वाज बीइंग
कंटिन्यूस टेंस में किसका यूज करते हैं, बीइंग का, और डन बाय द लेबरर्स, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अ कैनल वाज बीइंग डन बाय द लेबरर्स। 28 हैव दे बिल्ट अ हाउस। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अ हाउस से, और सेंटेंस सेंटेंस मेरा कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा सेंटेंस तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव लगा है, हम क्या लगाएंगे, अ हाउस के अकॉर्डिंग, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अ हाउस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो अ हाउस सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज, तो जहाँ मेरा हैज है वही दोनों सेंटेंस है, हैज सही है, अदरवाइज ये दोनों रॉन्ग है। बी और सी में चेक करते हैं, हैज अ हाउस, हैज अ हाउस करेक्ट है। यहाँ पे बीइंग बीइंग लगा, बीइंग तो कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ऐसे ही नहीं लगेगा। और हैज अ हाउस, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का हैज बीन हो जाता है, हैज अ हाउस बीन बिल्ड बाय देम, ये बी वाला करेक्ट आंसर है 28 का बी। द स्ट्रेंजर सेड टू एलिस वेयर डू यू लिव। द स्ट्रेंजर सेड टू एलिस वेयर डू यू लिव, इसका हमें चेंज क्या करना है, इस ये इनडायरेक्ट स्पीच है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्ट्रेंजर सेड टू, सेड ऐसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन जब हम चेंज करते हैं तो सेड टू का क्या हो जाता है, आस्क्ड। जब भी इधर इंट्रोगेट रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तब रिपोर्टेड वर्ब का टेंस सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। कहाँ है आस्क्ड, जो आस्क्ड होगा सब में आस्क्ड है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड एलिस, इतना तो क्लियर है। फिर वेयर लगा है, उसके बाद ये डिड लग गया, उसके बाद ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। वेयर लगाने के बाद ये सेंटेंस हमारा सिंपल हो जाएगा। तो वेयर यू, ये टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट है और चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इतना कंडीशन याद रखना है। द स्ट्रेंजर सेड टू एलिस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, और फिर सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच को। और टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे। द स्ट्रेंजर आस्क्ड एलिस वेयर यू लिव्ड, ये वाला बी वाला करेक्ट है। वेयर शी हैड लिव्ड, ये रॉन्ग है, हैड है, इसमें हैड लगा है, जबकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और ये चेक कर लेते हैं, स्ट्रेंजर आस्क्ड एलिस वेयर शी लिव्ड, ये भी करेक्ट है। तो एक चीज और हमें चेंज करना है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है एलिस, एलिस क्या है, लड़की है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, सी। मैं तो बी में यू को ध्यान नहीं दे रही थी, यहाँ पे सी होगा, सी लिव, यानी द स्ट्रेंजर आस्क्ड एलिस वेयर सी लिव। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट मेरा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ और इसमें चेंज हुआ है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। राम सेड टू हिज सिस्टर आई विल गिव यू मनी, ये सेंटेंस कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच मेरा सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो सेड टू को सिंपल चेंज करते हैं टोल्ड में, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। और इस सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। अगर इंट्रोगेटिव रहता तो हम आस्क्ड, जैसे पीछे वाले 29 वाले क्वेश्चन में किए हम। राम सेड टू, तो राम क्या हो जाएगा, राम टोल्ड हिज सिस्टर, राम टोल्ड हिज सिस्टर, राम टोल्ड हिज, क्वेश्चन में टोल्ड लिखा हुआ है, राम टोल्ड हिज सिस्टर दैट। अब यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, यानी ये वाला रॉन्ग है और ये ही सही है। और विल का क्या हो जाता है, वुड गिव यू, यू पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हारमोनी, यानी बी वाला मेरा करेक्ट है। राम टोल्ड हिज सिस्टर दैट ही वुड गिव हर मनी। दैट्स ऑल।